मॉर्निंग बच्चों, 6 क्लास विज्ञान में हम लोग आपका चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। और आपका चौथा पार्ट जो है वो हमारे आसपास जो भी पदार्थ उपस्थित होते हैं उनको हम लोग किस तरह से उनके गुणों के आधार पर अलग करके उनके समूह बना सकते हैं, यानी उनको समूह में रख सकते हैं, ये है। अब मैंने आपको बताया था, कुछ क्रियाविधि भी करी, उसमें भी आपको बताया कि किस तरह से हम लोग पदार्थों को जो है वो विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए चुनते हैं। उनके गुणों के आधार पर ही हमें चुनना पड़ता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि क्यों नहीं हम लोग कपड़े से गिलास बना सकते, क्योंकि हम जानते हैं कपड़े का एक गुण क्या है। कपड़े का गुण है कि वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तो हमें ऐसे पदार्थ चाहिए होते हैं जो पानी को रोक सकें, उन्हीं के हम लोग बर्तन बना सकते हैं, गिलास बना सकते हैं पानी के लिए। जैसे मैंने आपको प्लास्टिक, कांच, स्टील आदि धातु और अन्य धातु ये सब बताए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पदार्थ के गुण पढ़ रहे थे, और पदार्थ के गुणों में मैंने आपको कल पढ़ाए थे कुछ गुण। आज हम लोग आगे चलेंगे। तो आज जो है वो पहला गुण आपका कठोरता है। कठोरता का मतलब आप सब जानते हो, हार्डनेस, है ना। यानी किसी चीज़ को जब हम दबाते हैं और वो नहीं दब रही है तो उसको हम लोग कहते हैं कठोर है ये। तो आओ देखें कठोरता क्या होती है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है। यानी दबाने का मतलब विज्ञान में होता है संपीड़ित करना। संपीड़ित करना यानी जो दबाना है वो आप जनरल लैंग्वेज में यूज़ लेते हो, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ लेते हैं, कहते हैं दबाना। लेकिन विज्ञान की भाषा में उसी दबाने को या प्रेशर लगाने को कहते हैं संपीड़ित करना। तो जब हम दबाते हैं तो कुछ तो क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, लेकिन कुछ संपीड़ित नहीं होती। देखते हो ना, कुछ चीज़ें तो आसानी से, जैसे फोम का टुकड़ा लिया आपने, हाथ में भरा तो आसानी से क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। रबड़ है वो आसानी से पिचक जाएगा। लेकिन अगर आप पत्थर को, ईंट को, इनको दबाएंगे तो नहीं दबेगा वो। इसी तरह से रुई से भरा हुआ तकिया, उसको दबाएंगे तो उसमें एक स्पेस बन जाता है, आपका हाथ नीचे जाता है, यानी वो दब जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कुछ वस्तुएं तो कठोर होती है और कुछ जो है वो नरम होती है, यानी आसानी से दब जाती है। ये वस्तुओं का एक गुण है, ये पदार्थों का एक गुण है जिसको हम कठोरता कहते हैं। तो जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, धातु की कोई भी धातु, उसकी एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। यानी उस चाबी से खरोंचना आपको, इन सब वस्तुओं को जो मैंने अभी नाम लिए हैं। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच देंगे, आसानी से उसमें चाबी चली जाएगी और खुरचन उतर जाएगी उसकी। जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जो दब जाते हैं। हमारे द्वारा जब बल लगाया जाता है तो जो पदार्थ दब जाएं वो कोमल पदार्थ होते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, संपीड़ित करना कठिन होता है, दबाना कठिन होता है, जैसे मैंने बताया पत्थर है, लोहा है, इनको तो ये कठोर पदार्थ कहलाएंगे। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है। स्पंज जैसे गद्दों में जो फॉर्म होती है उसको स्पंज कहते हैं, जो दब जाए आसानी से वो स्पंज होता है। जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरी सतह अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? तो ये वो गुण थे जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, यानी पदार्थ के ये भौतिक गुण हैं। तो क्या हम लोग ऐसे पदार्थ और गुणों के बारे में सोच सकते हैं पदार्थों के जो हमें दिखाई देते हों? चलिए आगे आते हैं हम लोग। विलेय अथवा अविलेय। विलेय अथवा अविलेय। विलेय का मतलब होता है जल में घुल जाना, अविलेय का मतलब होता है जल में नहीं घुलना। तो देखो क्रियाकलाप 4 करेंगे हम लोग। आपका पृष्ठ 2 है ये। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित करो। ये सब चीज़ें इकट्ठी करो बच्चों। कांच के 5 गिलास ले लो। अब प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3, 2/3 का मतलब होता है कि उस गिलास को थोड़ा खाली रखना है आपको। भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में यानी चम्मच भर के चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। अन्य पदार्थ कौन से इकट्ठे किए थे हमने? चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू, रेत और लकड़ी का बुरादा। तो पहले में चीनी डाली, दूसरे में नमक डाला, तीसरे में आप चौक पाउडर डाल लो, चौथे में बालू, रेत डाल लो। ठीक है, इस तरह से बारी बारी से 5 गिलासों में हम लोग सारी चीज़ें डालेंगे। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए। विलोडित करने का मतलब होता है धीरे धीरे हिलाना है। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। अब हिलाएंगे ना, फिर कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करो, छोड़ दो उनको। परीक्षण करेंगे, क्या देखेंगे हम लोग
प्रेक्षण करना होता है, मतलब देखना, आँखों से देखना, जो प्रयोग कर रहे हैं उसको हम लोग, ठीक है। क्या पता लगता है हमें कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होगा, है ना, क्या होता है। देखो आप चित्र 4.4 अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट भी करना आपको यहाँ पे। अब देखो ये बीकर है, क्या लुप्त हो जाता है और क्या नहीं। इधर बीकर नंबर जो 1 है ना, या ए और बी आप कर लो, जैसे इस पे लिख लो ए और इस पे लिख लो, इस पे लिख लो बी। तो आप देखो बी के अंदर है ना कोई चीज़ नहीं दिख रही, इस बीकर के अंदर आपको सब प्रॉपर घुला हुआ है, जबकि इसके पेंदे में ये चीज़ दिख रही है, यानी जैसे जब हिलाना बंद कर देते हैं इसके पेंदे में बैठ गई हो वो चीज़। तो विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, सारणी देखेंगे, सारणी आपको कॉपी में भी बनानी है। तो पदार्थ जो मिलाया हमने और जल में लुप्त हो जाता है, लुप्त नहीं होता है, वो देखेंगे। तो नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो गया, नमक आप घर में भी घोलते हो देखते हो ना, नीचे नहीं बसता है। इसी तरह चीनी आपको बताना है, चीनी भी पूर्णतः लुप्त होती है या नहीं। फिर बालू रेत लुप्त होगी क्या, नहीं होगी, जब तक हिलाओगी जब तक तो वो घुली रहेगी, और बाद में स्थिर छोड़ देने पर क्या होगा, बालू रेत पूरी पेंदे में बैठ जाएगी। इसी तरह चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, ये सब घुलनशील नहीं है, तो आप इनको लिखोगे सारणी में, सारणी अपनी कॉपी में बनाओगे आप। सारणी जो आपकी 4.3 है इसको कॉपी में बनाना है। और आगे देखें क्या हुआ, जो प्रयोग हमने किया वो क्या, उसमें क्या हुआ। आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, यानी पूरी तरह घुल गए, पता नहीं चल रहा वो पदार्थ कहाँ गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए, है ना, गायब हो गए। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं, यानी जो पदार्थ पूरी तरह जल में घुल जाता है और दिखाई नहीं देता पात्र में, तो वो पदार्थ क्या कहेंगे, जल में विलय है। वे सब पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते। जैसे मैंने बताया लकड़ी का बुरादा, मिट्टी जब घोलोगे हिलाते रहोगे तब तो ऐसे रहेगा, गोल गोल घूम रही है, और जैसे ही छोड़ दोगे वो सारी की सारी पेंदे में इकट्ठी हो जाएगी, यानी वो पदार्थ जो है जल में घुलनशील नहीं है। तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, यानी पड़े रहते हैं नीचे ही। ये पदार्थ जल में अविलय होते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं, क्या देखो जल जो है वो खुद ही एक द्रव है, दूसरा द्रव डालें तो विलीन हो जाएंगे क्या। इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 5 करेंगे आज। देखो ये तो हमने ठोस चीज़ें डाली थी ऊपर, चौक पाउडर, चीनी, नमक, और अब देखेंगे हम लोग कि एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य कैसे विलीन होता है या नहीं होता है। देखो सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्रित कर लो। ये सारी चीज़ें लिक्विड है बेटा, आप इनको ले सकते हो, द्रव्य है ये। अब कांच का एक गिलास लो और फिर इसे आधा जल से भर दो। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिला लो, इनमें से कोई भी द्रव्य मिला लो कांच के गिलास में, और भली भांति विलोडित करो। विलोडित करने का मतलब वही चम्मच से धीरे धीरे हिलाना आपको। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दो। अब छोड़ दो आप 5 मिनट के लिए, परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो गया। अब देखो आप यहाँ भी आपको 2 बीकर दिखाए गए हैं, ठीक है ना। बीकर 1 की पोजीशन देखो और बीकर 2 की पोजीशन देखो। 2 के अंदर एक लेयर ऊपर बन गई है, अलग से ही पदार्थ दिख रहा है और पानी नीचे दिख रहा है ना। तो अब हम देखेंगे क्यों बन गई ये लेयर, है ना। आओ चित्र 4.5 ऊपर ये दिखाया आपको, चित्र 4.5। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखना भी है। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ द्रव अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और उसकी सतह के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। जैसे आप तेल डालोगे कोई भी, तो ये जो बीकर 2 है इसकी तरह वो क्या हो जाएगा, तेल जो है वो बीकर 2 में ये ऊपर एक लेयर बन गई ना, इस तरह तेल घनत्व में हल्का होने के कारण ऊपर आ जाएगा। जबकि अगर आप नींबू का रस या सिरका डालेंगे तो इसकी तरह पूरा मिश्रण एक जैसा दिख रहा है, घुल जाएगा वो। तो इसका मतलब ये है कि सभी द्रव्य भी जो है वो जल में विलय नहीं होते, कुछ अविलय होते हैं घनत्व में अंतर होने के कारण। जैसे तेल, चाहे वो केरोसिन हो, मिट्टी का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, घनत्व कम होने के कारण, पानी से कम होने के कारण वो पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है। जैसे घी भी डालोगे तो पानी के ऊपर ही तैरता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से 4.4 में हम लोग अपने प्रेक्षण नोट करेंगे कि हमने क्या देखा प्रयोग में। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको चित्र में बनाया था ना, ये यहाँ पर ये वाली जो है ये पृथक परत बन गई ऊपर, देखो जल के, है ना। इस तरह से छोड़ देंगे तो घुलनशील नहीं होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो सारणी 4.4 आपको कॉपी में बनानी है।
कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता लिखनी है। देखो सिरका भली भांति मिश्रित होता है, नींबू का रस भी मिश्रित होगा, इसमें लिखना है आपको। सरसों का तेल, नारियल का तेल या केरोसिन मिश्रित नहीं होंगे और पृथक परत बना लेंगे। चलिए अब आगे, ठीक है। बूझो और पहेली आपस में क्या बात कर रहे हैं, ये है आपकी बुक का बूझो, ये तो बूझो है और ये पहेली है। ये दो बच्चे हैं आपकी क्लास में पढ़ने वाले, आपस में जो बातें करते हैं वो आपको भी पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़िए। कुछ गैस जल में, अब देखो हमने देखा ठोस पदार्थ जल में विलय हो गए, फिर हमने देखा द्रव पदार्थ भी जल में विलय और अविलय होते हैं। तो इसी प्रकार क्या गैसें भी जल में घुलती है या नहीं घुलती है वो देखेंगे हम लोग। कुछ गैसें जल में विलय होती हैं, यानी कुछ गैसें जल में घुल सकती हैं जबकि अन्य नहीं होती हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है और कुछ जो है वो थोड़ी मात्रा में घुलती है, यानी पूरी तरह नहीं घुलती है, आंशिक विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो जलीय जीव हैं वो भी श्वसन में ऑक्सीजन काम में लेते हैं, लेकिन वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह जल में घुल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, और इसका जो पदार्थ की जो नेक्स्ट गुण है वो कल के वीडियो में करेंगे। दोनों सारणी बनाना, इनको भरना और दोनों क्रियाविधि अच्छे से पढ़ना।